कुछ नहीं किया तो पार्ट टाइम में टीचर बन गया। जैसे आजकल के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में टीचर मिल जा रहे हैं। किसान है वो 6 महीना खेत में काम करेगा और 6 महीना अनएम्प्लॉयड। इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इसको स्कैम कहते हैं। बहुत कम तबके में महिलाएं पढ़ के निकल भी जा रही हैं, लेकिन जब वो जॉब लेने जा रही है तो एक मेल के कंपेरिजन में उनको कम वेजेस पे रखा जा रहा है। लड़कियां आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी, वैसे वैसे वो अपने आप बराबर में आ जाएंगे। जब कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा, आवाज ही नहीं उठाइएगा। आप अभी बताए थे ना कि आप 4 साल कॉलेज में घूम रहे हैं, आप 12th तक पढ़ी, आप वर्क फ्रॉम होम करेंगी नहीं, सीधे आपका हो जाएगा, आप चले जाइएगा घरेलू काम। उसके बाद आप क्या प्रोडक्टिविटी है। अब आप किस अनएम्प्लॉयड इसमें आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में, उस पर डिपेंड करता है। नमस्कार, आज ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो है मुकुल जी। इन्होंने पूना से बीटेक की पढ़ाई की हुई है और आज ये अपनी कुछ राय रखने वाले हैं अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, जिसके अंदर ये बताएंगे हमें कि कैसे जो करंट में एजुकेशन सिस्टम है वो अनएम्प्लॉयमेंट का मुख्य कारण है। तो सबसे पहले तो मुकुल जी आप हमें ये बताइए कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कहते किसको है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे कि आपको कोई, जैसे कि किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक ये अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। एक वो हुआ जिसके कारण कि आपको रोजगार तो मिला लेकिन आपके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं मिला, तो वो भी एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट ही है। और तीसरा हुआ कि सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि मान लीजिए कि 6 महीना किसान है, वो 6 महीना खेत में काम करेगा और 6 महीना अनएम्प्लॉयड। तीसरा फैक्ट्री जैसे सेशन में कुछ चलता है, कोई छोटा छोटा बिजनेस कर लेते हैं लोग कि कब दिवाली आया तो पटाखे बेच लिए, कुछ त्यौहार आया फल बेच लिए, तो ये होता है सेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी टाइप है। अब आप किस अनएम्प्लॉयड इसमें आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में, उस पर डिपेंड करता है। कितने लोग हैं कि वो बिजनेस भी कर रहे हैं फिर भी कुछ नहीं चल रहा है, तो वो भी एक अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिना जाना चाहिए, क्योंकि उनका बिजनेस तो चल नहीं रहा, पैसे आ नहीं रहे, तो क्या बिजनेस खोलने से एम्प्लॉयड थोड़ी हो जाता है। तो हमारा सवाल यहाँ पे ये है कि करंट में काफ़ी सारे युवा ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी डिग्री ली हुई है, उनके पास अच्छा खासा कोर्स का एक्सपीरियंस भी है, फिर भी वो उस कोर्स में यानी कि जो वो डिग्री लिए हुए हैं उसमें उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है, जिस कारण से उन्हें मनचाहा जॉब नहीं मिल पा रहा है और वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। तो क्या आप इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे? इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इसको स्कैम कहते हैं। कैसे? जैसे कि आप कॉलेज में जाते हैं, यहाँ से 80% बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कॉलेज में जा रहे हैं जहाँ पे उनको पूछने वाला कोई नहीं है, ना उनका कुछ वहाँ पे जाके कोई अपना पढ़ने का शेड्यूल है, और केवल वहाँ पे जाके घूम रहे हैं और बाहर में बोल रहे हैं कि मेरा अटेंडेंस 90% आ रहा है, 80% आ रहा है, और क्लास में जा रहे हैं तो क्लास में पढ़ाई नहीं हो रहा है। सच में ये पढ़ाई नहीं हो रहा है, ये एक स्कैम हो गया उनके साथ। उनको अभी नहीं समझ में आता है, बाद में जब 4 साल बाद जब जॉब नहीं लगती है और स्किल सही से नहीं गेन कर पाते हैं, तो डिग्री तो मिल गई कि हाँ डिग्री है, आपके पास स्किल है, लेकिन जब स्किल परफॉर्म करने की बारी आती है तो वो पीछे हो जाते हैं। तो ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट बाहर में पढ़ने जा रहे हैं वो खुद के साथ ही स्कैम कर रहे हैं। हाँ, यानी कि वो खुद ही बाहर घूम रहे हैं, बाहर मस्ती कर रहे हैं, और जो पढ़ाई करने गए थे उससे वो दूर रह जा रहे हैं। पढ़ाई करने से दूर रह जा रहे हैं, प्लस कॉलेज वाले को समझ रहे हैं बेवकूफ हो। अच्छा, कि हमें पढ़ाया नहीं और हम उन्हें बेवकूफ बना के हम घूम रहे हैं। और जहाँ पे हो जा रहा है कि जिस लेवल का आप पढ़ाई करने जा रहे हैं उस लेवल का आपको टीचर नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा चीज ये ठीक है कि पता चला कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद कहीं से कॉन्ट्रैक्ट पे है, वो खुद कम जानता है, एमटेक किया हुआ है और बीटेक को पढ़ा रहा है, एमबीए किया हुआ है, बीबीए को पढ़ा रहा है, वो उसका भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ नहीं किया तो पार्ट टाइम में टीचर बन गया। जैसे आजकल के बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे कि 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार में टीचर मिल जा रहे हैं, जो कि प्रोफेसर अपने नाम के आगे लगा ले रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर का मतलब हो जाता है कि आपको वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड, जो लेवल का अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो होना चाहिए, जिससे कि आप लोग को समझा सकें। तो वो तो कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, और उसके साथ इधर वो लोग लास्ट में क्या करते हैं कि या तो आपको क्वेश्चन बता देते हैं या तो कहते हैं इतना ही पढ़ लो, इधर से आ जाएगा, और मार्क्स आ जा रहा है। तो और इसलिए इसके बाद ग्रोथ भी नहीं है। मान लीजिए कि आपका प्लेसमेंट हो गया किसी कॉलेज से, तो
कितने को आप सुने होइए कि 4 साल हो गया अभी तक 50+ के 50,000 तक पहुंच रहे हैं, 60,000 पहुंच रहे हैं। जबकि 4 साल में अगर अच्छे से पढ़े होंगे, अगर अच्छे से अगर आपका स्किल सेट रहेगा तो कम से कम तो 70-80+ तो जाएंगी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो टीचर है आज के टाइम में वो भी अनस्किल्ड है। हाँ। और वो अपने इस अनस्किल्ड की क्वालिटी को छुपाने के लिए डायरेक्ट स्टूडेंट्स को या तो क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं या फिर उन्हें एग्जाम में चीट करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा सिस्टम बना दे रहे हैं कि ये इतना ही पढ़ लो, इतना ही में से आ जाएगा। ऐसा मतलब कि कोई यूनिवर्सिटी है जो पिछले 10-15 साल से एग्जाम ले रही है, तो उनका भी एक पैटर्न सेट हो गया है कि वो इसी क्वेश्चन में से जो 20 क्वेश्चन है, यही 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन को इधर से उधर घुमा दे रहे हैं और उसी में से 2-3-4 मतलब जैसे उसी को दे दे रहे हैं। तो ये टीचर सारे समझ गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वही 20 क्वेश्चन दे देते हैं। अच्छा, मतलब वही 20 क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे क्लास में और कहेंगे हो गया, इसी में से तुम्हारा आ जाएगा आंसर। आ नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट बोल देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना। अच्छा, वो मतलब इनडायरेक्ट वे में इशारा हाँ, दे देते हैं हाँ, कि ये 20 पढ़ लो, इसमें से तुम्हारा क्वेश्चन मार्क्स आ ही जाना है। हाँ, आ ही जाना है। और कुछ प्रोफेसर तो ऐसे है कि उनको अपने कॉपी का लिखा हुआ ही चाहिए। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जहाँ पे है ऐसा है कि अगर वो क्वेश्चन आया है, जैसे ऑटोनोमस कॉलेज है, तो किसी यूनिवर्सिटी डिग्री उसको देगी यूनिवर्सिटी, लेकिन वो एग्जाम और क्वेश्चन अपना सेट करते हैं, अपना एग्जाम लेते हैं। हमारे भी मतलब मोतिहारी में बहुत जगह देखा गया है, जैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे अगर आप टीचर से बोलने जाएंगे कि वो उसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे या उसकी क्लास ले, तो ये यहाँ के जो प्रोफेसर हैं बड़े बड़े कॉलेज है, जैसे नाम तो मैं नहीं लूँगा, जो हमारे बड़ा अबू यानी कि भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, उनके प्रोफेसर ये बोलते हैं कि पहले तुम 100 स्टूडेंट को लेकर आओ तब मैं पढ़ाऊँगा। ऐसा भी देखा गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट समझ रहे हैं कि वो कॉलेज के साथ स्कैम कर रहे हैं, कि और उन्हें पता ही नहीं चल रहा है खुद के साथ स्कैम हो रहा है। अच्छा, स्टूडेंट तो ये समझ रहे हैं कि हमको क्वेश्चन मिल जा रहा है, हाँ। हम पास कर जा रहे हैं, लेकिन आगे वो पेपर ले ले रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जो 4 साल का डिग्री है वो एक प्रोफेशनल डिग्री है और स्किल के नाम पे झुंझुना हाथ में मिल जा रहा है। यही हो रहा है। हाँ, कुछ मिल नहीं रहा है या फिर कुछ मिल नहीं रहा है और बाद में आप वही डिग्री लेके घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ आप अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड है। और दूसरा कारण ये भी है कि अगर मान लीजिए जिस लेवल में ये नए स्किल वाले लेबर अगर हो भी जाए, तो हमारे पास उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम उतने यूथ को चांस दे सकें, जॉब दे पाए। तो ऐसे में हमारा सवाल ये है कि सपोज मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, ठीक है, अगर वो अपने स्टूडेंट को फुल पोटेंशियल के साथ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर वहाँ पे बच्चा नहीं पढ़ रहा है और फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहा है, तो क्या ऐसे में गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार है या फिर वो बच्चा जिम्मेदार है? दोनों जिम्मेदार है। कैसे, इसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे? कैसे कि क्योंकि बच्चे ने अपने पढ़ाई के खिलाफ कुछ आवाज उठाया नहीं। जब आवाज ही नहीं उठाइएगा तो फिर आप होते कौन है कहने वाले कि हाँ हम अनएम्प्लॉयड रह गए, ये रह गए, वो रह गए। जब आप 4 साल जब कुछ किए नहीं, कहने लगे कि हमारा अटेंडेंस मैनेज हो जा रहा है, हमारा तो अपना चलता है कॉलेज में, ये सब अपने में हीरो बन के घूम रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पे तो कहने का ये नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे उनको है जो पढ़ भी रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। यानी कि जो पढ़ाई को लेकर इंटरेस्टेड है उनके साथ ज्यादा दिक्कत आ जा रही है कि वो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं और जॉब कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में गवर्नमेंट कैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए जैसे कि है कि आपको जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, जो आजकल की शिक्षा नीति है, जैसे कि कितने सब्जेक्ट है जो आप नहीं चाहते होंगे कि पढ़े, तो उनको हटा के उसके जगह पे आप अपने चॉइस का कोई स्किल वाला कोर्स डाल लीजिए। मतलब कि ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि जैसे कि हमारा पेंटिंग का शौक है, तो हमको 9th क्लास के चाहे 8th क्लास से मतलब जैसा भी हो कि थोड़ा सा 0 लेवल से हम उसी के तरफ चले जाए। और जहाँ तक बात है जैसे कि यूपी बिहार का जो गांव वाला इलाका है और जो क्षेत्र है, वहाँ पे तो आप ये सब सोच भी नहीं सकते। दूसरा टॉपिक ये भी हो जा रहा है कि आप दूसरे तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, ना आप खेल में है, ना आप कहीं क्रिएटिविटी में है, ना आप डांस में है, कहीं कुछ है ही नहीं इस इलाके में।
इस इलाके में ज़्यादा सोचने पे आते हैं तो सीधे IAS IPS सोच लेते हैं, उसमें भी सीट का हाल आप जानते ही हैं और 900 कंडीशन। से लेकर 800 सीट आता है। यानी कि अगर आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतना मान के चलिए कि 4 साल में 400 नहीं, मतलब कि 4000 सीट ही आने वाली है। हाँ, और इसके लिए फॉर्म फिलअप कितने हो रहे हैं? फॉर्म फिलअप होते हैं 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। तो बाकी का जो 7 लाख लोग हैं वो तो बेवकूफ़ हैं। 7 लाख से ज़्यादा लोग तो बेवकूफ़ हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे मेन कारण आजकल का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, क्योंकि ये लोग कंपटीशन के एग्जाम के ही पीछे रह जा रहे हैं। जो 10 लाख रुपया आप जो लगा के बीटेक किए और वहाँ पे आप बीटेक नहीं किए, 4 साल जो आप घूमे, उससे अच्छा है कि 4 साल में आप अपना कुछ शुरू कर देते, वो पैसा लगा स्टार्टअप करते। तो स्टार्टअप करते तो हो सकता है कि आप वहाँ से कुछ कर लेते। तो अब मेरा आगे का सवाल ये है कि जैसे हमारा जो एजुकेशन पॉलिसी है या फिर हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम है या फिर एम्प्लॉयमेंट सिस्टम है, ये दोनों कैसे एक दूसरे के डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है? या फिर क्या आप इसमें मानते हैं कि शिक्षा का होना और जॉब का होना दोनों इक्वल है, यानी दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है? शिक्षा और जॉब प्रोपोर्शनल तो है ही, लेकिन यहाँ पे है सप्लाई और डिमांड की। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आप MA कर लिए, BA कर लिए, ये कर लिए, तो उसके बाद आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच जाते हैं, या तो कंपटीशन नहीं तो प्रोफेसर। MA या BA के बाद? हाँ, ये तो है। या तो आप NET JRF क्वालिफाई कीजिए तो कहीं पढ़ाइए, प्रोफेसर बनिए, रिसर्च करिए, और नहीं तो अगर आप उसके बाद कुछ और करना चाहें तो फिर आप फील्ड चेंज कीजिए, फिर स्ट्रीम चेंज कीजिए, जो कि बहुत मुश्किल है। तो उसके बाद भी आपके पास उसी से हो रहा है कि वहाँ पे कुछ स्किल अगर आपके पास शुरू से रहता है, 9th-10th के बाद से अगर आप कुछ स्किल लेके आए रहते तो हो सकता है कि आप उधर डाइवर्ट हो जाते। तो आप मतलब कि जैसे युवा लोग हैं, युवा तो हम लोग भी हैं, जैसे करंट में जो एजुकेशन गेन करके 8-9 क्लास के बच्चे आ रहे हैं, उसको क्या बताना चाहेंगे कि क्या आप अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटी यानी कि जो एक्टिविटियाँ होती हैं उसमें स्पोर्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर को इंक्लूड कर सकते हैं? इस पे आप कुछ क्या भी कहना कर चाहेंगे? सकते हैं। स्पोर्ट्स तो आज के टाइम में सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें तो इंडिया का हालत वैसे ही खराब है। ओलंपिक आप देख ही लीजिए, मेडल आ ही नहीं रहा है। मेडल आता ही नहीं है। तो अगर आपके पास उतना कैपेसिटी है, आपके पास उतना यूथ है, तो आप और उतना कैपेबिलिटी है आपके यूथ के पास, तो आप उसको पहचानिए, आप उसको काउंसलिंग कीजिए, और काउंसलिंग कीजिए तो उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको मेडल आता है, क्या आता है, और अपॉर्चुनिटी खुलता है या नहीं अलग सेक्टर में। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, जैसे हमारा टॉपिक यही है कि एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट फील्ड में जो लोग जा रहे हैं वहाँ एजुकेशन का कोई उतना महत्व नहीं होता है। अरे ठीक है, तो वो एक फील्ड चुन लिया ना, तो उसमें वो बेहतर कर रहा है। अगर उसको एजुकेशन से अगर उसको पढ़ने का मन नहीं है तो वो तो अपना एक फील्ड चुना ना, यानी कि वो स्पोर्ट सेक्टर में अपना एम्प्लॉयमेंट चूज कर जनरेट का, बाद में वो कोचिंग करेगा जो करना। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि जैसे लोग एजुकेशन गेन कर रहे हैं और लोग आज के टाइम में पॉलिटिक्स में जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पॉलिटिकल सेक्टर में जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लोग गंवारी हैं, सिंपल भाषा में बोला जाए तो। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या पॉलिटिक्स सिर्फ गंवार लोगों के लिए है या आने वाले टाइम में पॉलिटिक्स गंवार लोगों के लिए नहीं है। पॉलिटिक्स अगर अच्छा आदमी छोड़ दिया तब न जाए गंवार पका है। तो इस पर आपकी क्या राय है? फिर से अच्छे लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब आप जगह खाली कर दीजिए यहाँ से, तब ना दूसरा आके यहाँ बैठेगा। जब आप खाली ही नहीं कीजिएगा तो बैठेगा कौन? और सबसे बड़ा चीज हो गया आजकल भौकाल, नया वर्ड। जिसका भौकाल है तो भैया बहुत बड़े हैं, इन्हीं को वोट दिया जाएगा। आज जो शरीफ है, किसी डॉक्टर IAS को खड़ा करा दीजिए आप इसमें, और किसी बाहुबली को खड़ा करा दीजिए इलेक्शन में, बाहुबली जीत जाएगा। वो इसलिए नहीं जीत जाएगा कि उसको पता है आता है कुछ, वो इसलिए जीत जाएगा कि भैया का भौकाल है। तो आप हमें अब ये बताइए कि भारत का जो बेरोजगारी दर है वो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या फिर घटा है? देखिए, कागज पे तो घटा है। अच्छा, हाँ, और ऐसे अगर देखने जाए तो बढ़ा है। क्योंकि अगर मान लीजिए गांव साइड में अगर आप जाते हैं
तो अभी भी अगर आप बेरोजगारी दर जो भी अभी आपका चल रहा है इंडिया का, तो गांव में अगर आप सर्वे कराइएगा तो 1 एकड़ खेत है, 5 भाई है, वही 1 एकड़ खेत में जबकि एक आदमी काम कर सकता है, लेकिन अगर आप सर्वे कराने जाइएगा तो घर वाले 5 लिखवा देंगे कि हाँ वी आर एम्प्लॉयड एट फील्ड फॉर फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर। इन प्राइमरी। तो यहाँ पे हो जा रहा है कि 5 लोग मिला के एक ही फील्ड पे आ जा रहे हैं। तो जो बेरोजगारी दर है ये कोई आपका एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि है ये कुछ और, दिख कुछ और रहा है। अगर सही में अगर वैसा रहता कि 5 के 5 अगर एम्प्लॉयड रहते तो ये पलायन नहीं होता इधर से उधर। तो ऐसे में आपका कहना ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन जो लोग हैं वो अलग अलग सेक्टरों में जाना ना पसंद करके जितना लिमिटेड जगह है उतने में ही घुसे पड़े हैं। हाँ, घुसे पड़े। जैसे किसी के पास एक खेत है, उसी खेत में 10 भाई उसका खट रहा है। हाँ। जबकि वो खेत में सिर्फ रिक्वायरमेंट 2 भाई का है। आपका कहने का मतलब यही था। हाँ। तो ऐसे में इसको कम करने के लिए आपका क्या राय हो सकता है? यही कि कुछ अपना स्वरोजगार करे या फिर कहीं पे फैक्ट्री में देखे। ये अगर इन लोगों ने अगर सही से एजुकेशन लिया रहता तो हो सकता था वहाँ पे कुछ पोल्ट्री फार्मिंग और ये जो सरकार से कल जो अनुदान आ रहा है उससे लेके कुछ अपना शुरू कर सकते। लेकिन इसका जानकारी होगा तब ना, और जानकारी कब होगा? जब आप पढ़िएगा, कुछ जानिएगा। तो मेन बात है कि जो पहले वाले जो लोग हैं वो तो ये तो कुछ जानते नहीं है, नए वाले भी हैं वो भी इसी मोड़ पे चल चुके हैं और ये लोग अपना आइडल बना लिए हैं ये आजकल के नए इन्फ्लुएंसर्स को। ये ठेले वाले को आइडल बना के बैठे हैं कि वो 10 लाख कमा रहा है, चाय वाले को आइडल बना के बैठा है कि वो 5 लाख कमा रहा है। और उसके पास क्या टैलेंट है, वो अभी कमा रहा है, 5 साल बाद पता चलेगा उसका कोई नया आ जाएगा। बिल गेट्स भी आके मिल ले रहे हैं। हाँ, कोई आके बड़ा हस्ती मिल रहा है, वो वायरल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर जो आके जिसके चाय के टपरी पे खड़ा हुआ तो उसके खड़ा होने से वो उतना आगे बढ़ गया, तो सोचो उस व्यक्ति का कितना जलवा होगा जो वहां पे खड़ा था। ये तो उस आदमी का जो उसके साथ खड़ा हुआ था उसका अपना टैलेंट था। हाँ। जिसके कारण से वो उस लेवल तक पहुंच गया। हाँ, उस लेवल तक पहुंचा। तो यहाँ पे लोग उसके साथ जा रहे हैं जिसके पास वो है, खड़ा हुआ है, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहे हैं कि जो वहां पे खड़ा हुआ था उसके पीछे नहीं भाग पा रहे। और वो आदमी तो पूरा एजुकेशन से भरा पड़ा है। हाँ। जो उसके साथ खड़ा था, आप डिफरेंस वहीं पे देख सकते हैं कि जिसने उसको फेमस किया वो तो एजुकेटेड था। तो ऐसे में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है हमारे एम्प्लॉयमेंट में। अब मेरा ये सवाल है कि एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो गर्ल्स हैं उनका कितना रोल है, क्योंकि पुराने टाइम में तो उतना योगदान उनका नहीं था। आज के टाइम में उनका कितना रोल है और वो इसको कैसे ले रही है आने वाले टाइम के लिए? नहीं, आप शुरू से देखे होइएगा, आप जब क्लास में पढ़ते होंगे तभी शुरू से ही गर्ल्स टॉप करते आती हैं। 10-12 तक आती हैं, उसके बाद गायब हो जाती है। कहाँ जाती है, कुछ आइडिया है? ये तो आप बेटर बताएंगे। इसका एक ही कारण है कि जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो उनके घर वाले, समाज, ये सब पीछे हट जाते हैं। यानी कि प्राइमरी एजुकेशन तक तो लड़कियों को परमिशन मिल जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन में मिल जाता है, लेकिन जैसे टेक्निकल डिग्री की बात आती है, टेक्निकल नहीं, हायर एजुकेशन की बात आ जाती है, जब लड़कियों को घर से बाहर जाने की बात आ जाती है तब घर वाले, समाज, ये सब पीछे हो जाते हैं। और वही अगर लड़की का शादी करना हो तो जान नहीं है, पहचान नहीं है, 800 किलोमीटर, 1000-2000 किलोमीटर दूर शादी करके भेज देंगे। लेकिन 200 किलोमीटर अगर पढ़ने जाना हो तो वहाँ पे इनको सब ये हो जाएगा। और ये भी यहाँ पे देखा जाता है कि दहेज के लिए तो पैसा वो लोग रख लेते हैं कि शादी में इतना खर्च करना है, लेकिन वही 20 लाख 30 लाख उसके एजुकेशन पे खर्च नहीं करते। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सोसाइटी के करंट जो नॉर्म्स चल रही है इसके ऊपर। अब तो बहुत सुधर गया है, लेकिन अभी जो भी गांव में है और जो पिछड़े इलाके हैं राज्य के, उधर ये देखा जा रहा है कि जहाँ पे भी एजुकेशन कम है और जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं बाहर के वर्ल्ड से, वो अभी भी उसी में फंसे हुए हैं कि बेटी को पीछे रखो क्योंकि इसकी शादी करनी है और उसके बाद इसको दूसरे के घर भेजना है। और जो अभी तक है, जो ओपन माइंडेड, जो मॉडर्न है, वो
वो इससे आगे आ चुके हैं और वो अब अपने बच्चों को आगे पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि जिन लड़कियों को, एक तो लड़कियों को मौका मिल नहीं रहा है, पर कुछ लड़कियों को मौका मिल भी रहा है, तो जब बाहर जा रही हैं तो वो भी एजुकेशन से भटक जा रही है, क्योंकि आप बाहर में पढ़े हुए हैं, आप इसको बेटर एब्जॉर्ब किए होंगे। इस पे आपका क्या कहना है? भटक नहीं है, लेकिन कुछ ही भटक रही है जिसकी वजह से सब बदनाम। अच्छा, उसका रेशियो कम है जो भटकने वाले का है। हाँ, लेकिन जो भटक रही है ना, वो आगे आ जा रही है, और जो टैलेंट है वो पीछे रह जा रहा है, जिसके कारण गार्जियन सामने देख रहा है जिसको उसी को मान रहा है। यानी कि गार्जियन उसी को देख रहा है जो भटक चुकी है। हाँ। और फिर एक सोसाइटी में एक इमेज बन जा रहा है। हाँ, कि बाहर वन टाइम भेजिएगा, रह गया है। बाहर जैसे कि मानिए कि आप भटक गए, आपका रील वायरल हो गया, आप किसी न्यूज में आ गए, आप किसी कॉलेज कांड में फंस गए, वहां पे देखे कि आप ही, वहां पे लोग देखे फेमस हो गए, तो पता चला कि जो पढ़ने वाले हैं वो पीछे रह गए। इससे फिर पढ़ने वाले के दिमाग में भी आएगा कि हम तो इतना मेहनत किए हैं और फेमस तो वो हो गया अगला पार्टी, और फिर वो जो फेमस हुआ है उसका सपोज जो भी चीज से, और बाद में वो एज इन्फ्लुएंसर काम करने लग रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वो बन जा रहे हैं, और उनका इन्फ्लुएंस गांव तक जब पहुंच रहा है, जिसके कि आने वाले समय में जो लड़कियां हैं उनको आगे नहीं भेजा जा रहा है पढ़ने के लिए। एक और चीज देखा जाता है कि सपोज बहुत कम तबके में महिलाएं पढ़ के निकल भी जा रही हैं, लेकिन जब वो जॉब लेने जा रही हैं तो एक मेल के कंपैरिजन में उनको कम वेजेस पे रखा जा रहा है। ऐसा क्यों? ये पुराना माइंडसेट है। अभी के टाइम में बराबरी हो रही है, अभी उतनी नहीं है, लेकिन कुछ समय में 5 से 10 साल के अंदर ये सब हो जाएगी। जैसे कि अभी देख लीजिए 29 से आपको 33% रिजर्वेशन भी दे दिया गया, ये सांसद में, लोकसभा में आपको मिल गया। तो धीरे धीरे जैसे लड़कियां आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे अपने हक के लिए आवाज उठाएंगी, वैसे वैसे वो अपने आप बराबर में आ जाएंगी। जब कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा, आवाज ही नहीं उठाइएगा, आप अभी बताए थे ना कि आप 4 साल कॉलेज में घूम रहे हैं, प्रोफेसर आपके क्लास में नहीं आ रहा है, आप एक बार बोले कि प्रोफेसर नहीं आ रहा है, आप तो कह रहे हैं कि हम घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। जब प्रोफेसर क्लास में नहीं आ रहा है, आप जाके बोलिएगा प्रोफेसर नहीं आ रहा है, तब ना कोई आके पढ़ाएगा। आप तो आए देखे नहीं है, ठीक है हम जा रहे हैं, वही बात। अरे आप तो जो पैसा दिए वो तो मौज मस्ती में गया, स्किल तो कुछ आया नहीं। ऐसे में जो हमारी महिलाओं का अनएम्प्लॉयड रह जाना, या फिर 12th के बाद उनको एजुकेशन सिस्टम से खींच के अंदर घर के अंदर रख देना, ये कितना इम्पैक्ट करता है हमारे भारत का जब रेट देखते हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट पे? बहुत ज़्यादा, 60% प्लस। कैसे? कैसे नहीं, अब आप 12th तक पढ़ी, आप वर्क फ्रॉम होम करेंगी नहीं, सीधे आपका हो जाएगा, आप चले जाइएगा घरेलू काम में, उसके बाद आप क्या प्रोडक्टिविटी ले आएंगे? प्रोडक्टिविटी तो कुछ निकला नहीं। उसके बाद फिर घर वाले वही शादी कर देंगे, कहेंगे जाओ हो गया, उधर गई उधर फंस गई, उसके बाद वही खत्म हो जा रहा है। वही जो आगे निकल जा रही है वो निकल जा रही है, और ज़्यादा ही रेट इन्हीं लोग का है कि पीछे खींच लिया जा रहा है। और सबका कारण ये हो गया है कि आजकल के सोशल मीडिया पे भी कुछ ऐसी चीज़ें वायरल हो जा रही है, और कुछ बाहर का माहौल ऐसा हो गया है कि लोग बाहर जाने से भी डर रहे हैं, गार्जियन भेजने से डर रहे हैं। इनसिक्योरिटी। तो ऐसे में इसको सुधारने के लिए किसे आगे आना चाहिए? गवर्नमेंट को सबसे पहले सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए गर्ल्स के लिए। हर एक सेक्टर में। हर एक वो तो प्रोवाइड उन्होंने किया हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और प्रोवाइड में बहुत इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। प्रोवाइड तो है, ऑन द पेपर है, लेकिन फील्ड में नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। ऐसे में हम कई बार ये देखते हैं कि फीमेल जो होती हैं, जैसे आप 1-2% का जो बात किए थे, वही 1-2% जब जॉब सेक्टर में भी जाती हैं तो वहाँ भी कुछ अपने बैड एक्टिविटी से प्रमोशन गेन कर लेती हैं, और बाकी जो मेहनत कर रहा है वो पीछे रह जाते हैं। फिर हमारे सामने वही लोग आते हैं जो टॉप पे जा रहे हैं, फिर उनका जब कहानी पता लगता है कि वो इस कारणों से ऊपर उठ के आई हुई है, तो ऐसे में जो सोसाइटी होता है वो अपने लड़कियों को आगे जॉब के अंदर नहीं भेजता है, इनसिक्योरिटी की भावना से। तो इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो सिस्टम के अंदर का है,
ये तो सिस्टम के लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक कोई कुछ नहीं होने वाला। ये जब तक सिस्टम ऐसा चलेगा कि हाँ कुछ जॉब मिल जाएगा, प्रमोशन मिल जाएगा, जब तक आप स्किल सेट पर और वर्क पे प्रमोशन देना नहीं शुरू कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है इसमें। यानी कि यहाँ पे एक बहुत फेमस कोट है एक सनी लियोनी का कि बॉलीवुड में शॉर्टकट का मतलब है शॉर्ट स्कर्ट। हाँ, यही रूल हर एक जगह आज के टाइम में चल रहा है। जहाँ आपको प्रमोशन चाहिए वहाँ बस ये तो हाँ, बस ये नहीं, कितने लोगों को स्किल के दम पे भी मिला है, स्किल के अवेबिलिटी पे और उसके अपने काबिलियत पे। तो इसका रेशियो कितना है उसके कंपैरिजन में? उसके देखिए उसी का रेशियो कम है, क्योंकि जो ऊपर गई है 1-2% वो अच्छे वाले ही गए हैं। अच्छा, उसमें भी नहीं होता है कि 100 गया है तो 2 निकल गया, जो 2 निकला उसका न्यूज बाहर आ गया, यहाँ वो चल रहा है। यानी आपका कहने का मतलब है कि अच्छे लोग ही ऊपर जा रहे हैं, हाँ, बुरे लोग सिर्फ फेमस हो रहे हैं, फेमस हो रहे हैं, लेकिन अच्छे लोग ऊपर जा रहे हैं। ऐसे में अब हमारा अगला सवाल आपसे ये पूछना होगा कि हमारा जो करंट में टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो रहा है, एआई आ रहा है, इससे वर्ल्ड पे पूरा अनएम्प्लॉयमेंट में क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अनएम्प्लॉयमेंट में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा? ये तो ऑब्वियस बात है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट पे? एम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं बढ़ेगा, स्किल भी आप कर दे रहे हैं तो ऑटोमेशन आने के बाद 10 वर्कर का काम एक ऑटोमेशन कर ले रहा है, तो आपको है ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ना होगा। यानी कि वो सेक्टर जहाँ पे एआई काम नहीं कर रहा है, कुछ एआई काम भी करे तो आपको एआई कंट्रोल करने आना चाहिए नए स्किल में। जैसे कि आप नए स्किल सीखिए, ऑटोमेशन सीख लीजिए, रोबोटिक्स सीख लीजिए। अगर आपको एआई कंट्रोल करने आ रहा है तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं है। आप चैट जीपीटी चलाने आ रहा है तो भी आप आज के टाइम में अनएम्प्लॉयड नहीं है, घर से हो क्रिएटर का काम कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो जॉब खा रहा है, जॉब दे भी रहा है लेकिन डिफरेंट सेक्टर। तो ऐसे में वो लोग जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, उनके लिए कहीं जॉब का कोई रास्ता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बचता है, जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं जहाँ पे मशीनें लगती हैं जो मैनुअल ऑपरेटेड है, या फिर जो मैनुअल ऑपरेटिंग है, और ये जो छोटे मोटे काम है जो फैक्ट्रीज में, उस सेक्टर में वो जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें हमारे सरकार को कुछ करना होगा, क्योंकि वैसे सेक्टर अब बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं। यानी गवर्नमेंट को आगे आना होगा। अभी के टाइम में बहुत सारे कोर्सेज आप भी एक्सपीरियंस किए होंगे, फेस किए होंगे, देखे होंगे कि बहुत सारे कोर्सेज करने पे ये जॉब मिलता है। लोग 12th के बाद इसका हुआ बनाकर जाते हैं इसी कोर्स में कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो आप हमें ये बताइए कि कितने कोर्सेज अभी हैं जो गारंटेड आपको जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, गारंटी किसी चीज़ का नहीं है। और गारंटेड कोर्स में जैसे आप आईटी सेक्टर का हाल आप ये जानिए कि जो बीटेक करके आ रहा है, अगर उसके पास स्किल भी है और ये जो 1 साल के कोर्स करके आ रहे हैं, तो ये लोग क्या हो जा रहा है कि ये केवल वो 1 साल वही स्किल सीख के आए हैं, और ये 4 साल स्कैम करके जो बच्चे आ रहे हैं, जो स्किल्ड आ रहे हैं वो तो चले जा रहे हैं अपने जगह पे। ये जो 4 साल जो पढ़ के आए हैं, जो कुछ नहीं पढ़ के आए हैं वो, और ये जो 1 साल कोर्स करके आ रहे हैं, इनका स्किल हो जा रहा है बराबर। अगर आप बीटेक वाले को लेने जा रहे हैं तो आपको देना पड़ेगा 40,000 रुपये कंपनी को, और ये जो 1 साल का कोर्स करके आए हैं उनको आप 20,000 रुपये दे रहे हैं। तो इसलिए जो डिग्री लिए हुए हैं वो रह जा रहे हैं अनएम्प्लॉयड, और जो 1 साल 1.5 साल का कोर्स किए हुए वो 20,000 रुपये में काम करने को तैयार है। तो ये चल जा रहे हैं अंदर। और जो कंपनी का मालिक है उसको तो बस काम से मतलब है, अपना प्रॉफिट निकालने से मतलब है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई रूल एंड रेगुलेशन लगानी चाहिए। रूल एंड रेगुलेशन क्या, अपना कॉलेज और यूनिवर्सिटी को रेगुलेट करना। कॉलेज और यूनिवर्सिटी रेगुलेट होना चाहिए, वहाँ का पढ़ाई रेगुलेट होना चाहिए, और प्रोफेसर ट्रेंड रहने चाहिए। तो अब तक तो आपने बखूबी सारे क्वेश्चनों का जवाब बहुत ही अच्छे से हमें दिया है। अब मेरा जो आखिरी सवाल है वो ये है कि क्या सेल्फ एम्प्लॉयड होना या स्टार्टअप को शुरू करना हमारा जो करेंट अनएम्प्लॉयमेंट सिस्टम है उसमें क्या कमी ला सकता है? उसमें जो स्टार्टअप है और जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है वो कमी ला सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, टाइम चाहिए,
उसे सेटअप करने के लिए, वो भी सक्सेस हुआ तो आपको एम्प्लॉयमेंट रखिएगा 5-10 जो भी रखना है। अगर सक्सेस नहीं हुआ तो फिर आपको फिर शुरू से शुरू करना होगा, फिर उसके बाद कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा। आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि हर दूसरा आदमी स्टार्टअप करने के लिए तैयार है। आजकल तो एक ठेला लगा ले रहा है तो कह रहा है कि मेरा स्टार्टअप है। और उसके और ये जो आजकल जो फूड ब्लॉगर घूम रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वो 10 लाख कमा रहा है ठेला लगा के 20 लाख। तो आजकल यूथ उस डायरेक्शन में भी अट्रैक्ट हो गया है। तो ऐसे में जो पर्सन डिग्री लेकर अभी अभी निकला है और उसको तो उसी जॉब सेक्टर में जॉब चाहिए था, मतलब जो डिग्री लिया है उसी में जॉब चाहिए था, लेकिन उसको वहाँ पे जॉब मिला नहीं, यानी उस पर पैसा भी नहीं आया, अब स्टार्टअप वो कैसे शुरू कर पाएगा? इसके लिए गवर्नमेंट को आना चाहिए, आगे स्कीम निकालनी चाहिए कि इस सेक्टर में कोई अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो गवर्नमेंट इतने % का रिबेट देगी, कुछ पैसे देगी, सपोर्ट करेगी, तो जाके कुछ होगा। जैसे कि अभी भी कुछ स्कीम है वैसी जो चल रही है, लेकिन उसका रेट बहुत हाई है और सक्सेस होने का रेट बहुत कम है। यानी कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है। कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपको विंड मिल लगाना है, तो विंड मिल के लिए, एक विंड मिल लगाने के लिए आपको 8-10 लाख रुपए चाहिए होगा, तो आप कितने लगाइएगा और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करेगी। जैसे कि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, ये लोग लगा सकते हैं। सोलर प्लांट लगाना है तो फिर उसके लिए आपको जमीन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो घूम फिर कर मुद्दा वहीं पे आ गया कि लोग बेरोजगारी रहेगा, क्योंकि बच्चा जो था वो तो पढ़ने जब गया तो मौज मस्ती किया, जब जॉब लेने की बारी आई तो स्किल नहीं था, अब स्टार्टअप जब शुरू करने की बारी आई तो पैसा नहीं मिला। तो ऐसे में फिर युवा करे क्या? कहाँ पे उससे गलती हो रही है? गलती वही हो रही है कि पहले पढ़ के आए, अब पढ़ के आए तो उसके बाद जब पढ़ के आएगा तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा तो लोग सुनेगा। जब पढ़ के ही नहीं आएगा तो अगर मान लीजिए आवाज़ उठाएगा, कोई पूछ दे कि क्या है, तो क्या बोलेगा? फिर तो क्या ही बोलेगा वो, जब पढ़ के ही नहीं आया तो फिर तो अनएम्प्लॉयड का उसका मेन कारण वही हो गया। फिर तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें अपना जवाब दिया है, पर एक जो क्वेश्चन है वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि महिलाएं जो हैं वो आईटी सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे बैंकिंग हुई, कोई CS डिपार्टमेंट हुआ, कंप्यूटर साइंस, वहाँ पे तो उनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ पे लेबोरियस वर्क होता है, वहाँ पे उनकी बहुत ही कमी है। ऐसा क्यों? फिजिकल स्ट्रक्चर के कारण। जैसे कि आईटी सेक्टर में क्या है कि आपको फिजिकल काम करना नहीं है, मेंटली काम करना है। तो जो फीमेल्स हैं वो मेंटली बहुत मजबूत है, वो घर भी संभाल रही हैं, बाहर भी संभाल रही हैं, और वो मेन से अच्छा काम करके देती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम एक बार में अच्छा काम कर देंगे तो जाके फिर दोबारा इसको काम को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। और मेन है कि वो काम को खींचने लग रहे हैं आजकल, तो इसलिए उनको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो रहा है आईटी सेक्टर में, उनको ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा है आईटी सेक्टर में, और इसलिए उनको वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है कि आपको लेबोरियस काम होता है। हो सकता है ऑटोमेशन आने के बाद वुमेन को उधर भी चांस मिलने लगे कि ऑटोमेशन सीखने के बाद कि रोबोट कंट्रोल करो तो उधर भी उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़े। ये तो आने वाले टाइम में ही पता लगेगा हमें। बहुत ही अच्छा लगा आपसे हमें बात करके, आपने हमारे सारे सवालों का परफेक्टली जवाब दिया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद जो बच्चे 8-9 में भी पढ़ रहे हैं वो इसे कैसे लेते हैं, वो जब कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे, इसको कैसे आपके थ्रू जो आपने कहा है वो अदर स्किल गेन करने पे उसमें से वो कितना गेन कर रहे हैं और फिर वो कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को देख रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।